When we discuss about light, we come across two major topics. One is reflection and the other is refraction. In 9th standard, you must have came across these two words and you must have studied in depth about the topic reflection. In 10th standard, we will study in detail about refraction. भाई साहब ये रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है? इतनी अंग्रेजी रटी थी भाई, ठीक है, फिर थोड़ा सा और ट्राई करता हूँ, थोड़ा सा सीख रहा हूँ ना। आजकल स्पोकन क्लासेस चल रही हैं हमारी, ठीक है, स्पोकन कर रहा हूँ, उसी थोड़ा सा यहाँ पे ट्राई कर रहा था। Now when we discuss about reflection, what is reflection? It is the bouncing back of light when it strikes a surface, and due to reflection you are able to see. इतनी अंग्रेजी रटी भाई, अब नहीं बस का है भाई। रिफ्लेक्शन के चलते आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हो। मान लो ये मेरी एक ऑब्जेक्ट है, आप इसे क्यों देख पा रहे हो? Why are you able to see it? Because of reflection. सर ऐसा क्यों? क्योंकि मान लो सामने की तरफ हमारी लाइट की सोर्स है, वहां से लाइट रे आ रही है, इस पे स्ट्राइक करके बाउंस बैक कर रही है। बाउंस बैक को हमारी भाषा में बोलते हैं पड़कना। क्या बोलते हैं? पड़कना। हाँ, लाइट आई, पड़क के गई आपकी आंखों में, हाँ या ना, पड़क के आपकी आंखों में गई, और आपकी आंखों में जो ऑप्टिकल नर्व्स है, उन्होंने क्या किया? स्ट्रेट किया और फिर ब्रेन में गया, ऑप्टिकल नर्व में गया, फिर कुछ हुआ, फिर आपको दिखाई दिया। कब दिखाई दिया? जब लाइट रेज यहां पे बाउंस करके वापस आपकी आंखों में गई, और ये जो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट है, इसको हम बोलते हैं सर रिफ्लेक्शन। ऑलराइट, तो सर ये रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन सिंपली ये है द बेंडिंग ऑफ लाइट। समझ रहे हो? जब भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, किसी एक सतह से दूसरे सतह में जाती है, ठीक है, मीडियम बदलता है, हवा से पानी में, पानी से किसी और। जब मीडियम बदल रहा है, ठीक है, मीडियम जरूरी नहीं कि हवा से पानी हो, कुछ भी हो सकता है, राइट, ठीक है, मीडियम तो तेल भी हो सकता है। जब भी मीडियम बदले और उसके अंदर लाइट जाए तो लाइट बेंड कर जाती है, लाइट अपनी डायरेक्शन बदल देती है। लाइट अगर सीधी जा रही है और अगर मीडियम चेंज हुआ, मान लो यहां से मीडियम चेंज हुआ, तो लाइट ऐसे सीधी नहीं जाएगी, वो बेंड हो जाएगी, या तो टुवर्ड्स या तो अवे, उसके बारे में बात करेंगे। बट जो मेजर सवाल हमारे दिमाग में चलता है वो चलता है वाई, वो चलता है क्यों सर, ऐसा क्यों हुआ, वाई दिस हैपेंड जी। ऑलराइट, सर रिफ्रैक्शन हो क्यों रहा है भाई? लाइट बेंड क्यों कर रही है? समझ रहे हो? क्यों कर रही है ऐसा? क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा तो नहीं है उसको बताया हुआ है कि मीडियम बदल जाए तो तुम मुड़ जाना, ठीक है, मुड़ जाना, ए बाबू मुड़ जाओ ना। अब ध्यान से सुनना कि मान लो ये मेरा एयर है और ये मेरा वाटर है, ऑलराइट, यानी मीडियम मेरा बदल गया, यानी सर इसमें पानी भरा हुआ है भाई साहब, ठीक है, यहां पे पानी भरा हुआ है। अब लाइट गई, मैंने एक लेजर मारा और आप देखोगे, आप YouTube पे सर्च कर लो भाई, आप एक्सपेरिमेंट सर्च कर लो, रिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, आप ढंग से देखोगे कि लाइट को जाना तो चाहिए था सीधा, लेकिन लाइट सीधी नहीं जाएगी, लाइट बेंड कर जाएगी। लाइट ये इसको बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। जिस भी सरफेस पर, मान लो सरफेस ऐसा है और लाइट ऐसे, और कोई भी लाइट ऐसे, लाइट की रे ऐसे आ रही है, तो ये जो परपेंडिकुलर किसी भी सरफेस से आप बनवाते हो ना, ये नॉर्मल होता है, इसको बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो या फिर नॉर्मल बोल सकते हो। तो लाइट आप देखोगे कि सर नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा सीधा जाना चाहिए था, लेकिन नॉर्मल की तरफ, इस परपेंडिकुलर की तरफ मुड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट की स्पीड बदल जाती है ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। सर क्या बात कर रहे हो? सही में यस, द रीजन बिहाइंड द फेनोमेना रिफ्रैक्शन इज द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। आप खुद समझो, अगर आप बेसिक अपना कॉमन सेंस लगाओ, अगर कोई चीज एकदम तेजी से जा रही है और हवा में भाई उतना तो गाढ़ापन नहीं है ना। अब देखो, हम जो बात करते हैं, थोड़ा सा और समझा देता हूं। यहां पर बात होती है हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, इसको हम म्यू बोलते हैं। एक चीज आती है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो आपने फॉर्मूला, भाई रिफ्रैक्शन क्यों लिख रहा हूं मैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑलराइट, यस। देखो भाई,
आप ढंग से समझना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपने फॉर्मूला रटा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कि सर एक होता है साइन आई बटे साइन आर। ये चीज कब लागू है? ये चीज रिफ्लेक्शन में लागू है। तो ये चीज आपको याद रखना है रिफ्लेक्शन के लिए, यहां पर उतना काम नहीं आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो दूसरा फॉर्मूला हम पढ़ते हैं वो ये होता है कि स्पीड ऑफ लाइट, ढंग से सुनना, स्पीड ऑफ लाइट एक एक करके समझाऊंगा आपको, मोटा मोटी भी बताऊंगा कि सर ये होता क्या है और फॉर्मूला वाइज भी समझाऊंगा। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर एयर कह लो, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ढंग से सुन लेना। सर क्या हुआ इसका मतलब? आप समझो लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा कहां पर होती है? लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा कहां पर होती है? सर वैक्यूम में ही। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको याद रहना चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम। ठीक है, अब सर इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम से। अब आप समझो किसी भी मीडियम के अंदर अगर लाइट जाएगी तो क्या उसका स्पीड ज्यादा होगा या उसका स्पीड कम होगा विद रेस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम? सर किसी भी मीडियम के अंदर बहुत, आप समझो एयर और इसके अगर मैं बात करूं तो आपने इतना पढ़ा होगा, इतना तो पढ़ा होगा भाई, इतना तो पढ़ा होगा। मैं हर बार आपको मान के चलता हूं कि आप शून्य हैं, लेकिन यहां पर मैं मान के चलता हूं कि आपने ये पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा, मैं ऐसी बातें कहता नहीं हूं, लेकिन आज मूड में हूं भाई, पढ़ाई छोड़ दो। हाँ भाई, आपने ये चीज जरूर पढ़ी होगी, और नहीं पढ़ी होगी तो सुन लो ना भाई, उसीलिए तो बोल रहा हूं 5 बार। एक सेकंड, वीडियो रुक गया क्या मेरा भाई साहब? हाँ, तो ये चीज आपको मैं बता देता हूं कि एयर के अंदर और वाटर के अंदर मॉलिक्यूल्स का फर्क होता है। एयर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, उसीलिए मैं अपने हाथ को एकदम इजीली मूव कर सकता हूं। लेकिन ऐसे ही करते करते अगर पानी के अंदर मैं अपने हाथ को ऐसे मूव कराना चाहूं तो उतना आसानी से मैं मूव हाथ को अपने नहीं करा पाऊंगा। मुझे एक फ्रिक्शन लगेगी भाई, मुझे फ्रिक्शन महसूस होगा, मुझे दबाव महसूस होगा, उतने फ्रीली मैं हाथ को अपने मूव नहीं करा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि वहां के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड हैं, और वहीं सॉलिड में तो मैं हाथ डाल ही नहीं पाऊंगा, तो मूव कराना दूर की बात। बालू के अंदर अब हाथ ऐसे मूव कराना चाहो, देखो कितना कष्ट लगेगा। पानी के अंदर ऐसे मूव कराओ, फिर हवा के अंदर मूव कराओ, फर्क है, हाँ फर्क है। क्यों ऐसा फर्क है सर? क्योंकि यहां पर मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं और क्लोजली पैक्ड है, यहां पर मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड है। और अगर यहां पर ज्यादा भीड़ है, आप खुद समझो, आप भीड़ में, आप अकेले दौड़ रहे हो, भाई साहब, हवा में अकेले दौड़ रहे हो, एकदम स्पीड में हो, अचानक से भीड़ बढ़ गई तो क्या? अगर अचानक से भीड़ बढ़ गई और मान लो यहां पर ध्यान से मान लो कि यहां पर चचा लोग एकदम बैठे हुए हैं, मॉलिक्यूल्स एकदम क्लोजली पैक्ड है, भाई ऑब्वियस ही बात है ना कि लाइट के जो पार्टिकल्स हैं, आप पढ़ोगे, आप 11th में 12th में जाकर कि लाइट के पास एक पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है। लेकिन अगर मैं पार्टिकल नेचर की बात करूं तो पार्टिकल्स यहां पर टकराएंगे, लाइट के पार्टिकल्स इस मॉलिक्यूल से टकराएंगे और टकरा के उसकी जो है डायरेक्शन बदल जाएगी ना भाई, उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, वो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा, क्योंकि वो धीरे हो जाएगा। और वहीं अगर लाइट, और वहीं ध्यान से सुनना, और वहीं अगर लाइट पानी के अंदर से बाहर निकलना चाहे, तो ये हमारा नॉर्मल हो गया। ढंग से सुनना, अगर वहीं मेरा लाइट पानी के अंदर से बाहर निकलना चाहे तो आप समझो कि यहां पर भीड़ है बहुत सारा, चचा लोगों को धक्का दे के निकलना चाह रहा है। जैसे ही बाहर निकला एकदम आजाद हो गया, जान बचा के भागेगा। उसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन जान बचा के भागेगा, क्योंकि उसकी स्पीड अचानक से बढ़ जाती है, और स्पीड अचानक से बढ़ने के चलते वो नॉर्मल से दूर भाग जाता है, जान बचा के भागता है। क्या ये बात हमें क्लियर है सर? हम बात कर रहे थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। मैंने बोला भाई स्पीड ऑफ लाइट किसी भी मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से तो कम ही होगी, और अगर ऊपर वाली चीज ज्यादा और नीचे वाली चीज छोटी होती है तो ये वाली चीज या तो ग्रेटर देन या तो इक्वल्स टू 1 रहेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन या फिर इक्वल्स टू 1। सर इक्वल्स टू 1 कब होगा? जब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट मीडियम भी हमारा वैक्यूम ही हो जाए, तो दोनों कट के 1 हो जाएंगे। और या तो ये वाली चीज छोटी रहेगी, क्योंकि मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड हरदम छोटी रहती है, और ये वाली चीज ज्यादा रहेगी, तो ये ग्रेटर देन 1 होगा। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहता क्या है? भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तरीके से, ये तो फॉर्मूला सब कह लेते हैं, ठीक है,
फॉर्मूला एक और तरीके से कहते हैं कि ये यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, आप क्लियर कर लेना कि सर अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रेस्पेक्ट टू, अगर मैं इन वैक्यूम करूं, ये ऐसे लिखते हैं तो वो होता है, समझ रहे हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू दिस, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, जैसे आप ऐसे समझ लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू एयर, अगर मैंने ऐसे लिखा तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है लोगों को कि अब मैं किसको किससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर मैंने लिखा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर मैं ऐसे करूंगा भाई, आप ढंग से समझना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ऑयल अगर मैंने लिखा तो आप लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल। ये लिखने का तरीका होता है, एक बार फिर से रिकैप करो, फिर से इसके पीछे जाओ और फिर से देखो मैंने क्या बोला। मैंने ग्लास लिखा उसके बाद ये लिखा, यानी ग्लास लिखने का मतलब यू आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू, आप मान लो ऑयल मैंने बोल दिया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल, ये चीज आपको आनी चाहिए, ठीक है, ये आपको रहना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए कि सर यहां पर और यहां पर लिखने का मतलब ये वाली चीज पहले डिवाइड करो, नीचे वाली चीज ऐसे करो, ठीक है, ये बात क्लियर है, ठीक है। इसका यूज कभी कभी आ जाता है। मैं आपको समझाना चाह रहा था कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर मैं मोटा मोटी भाव समझूं, मोटा मोटी, ये बाहर जाके बोलना मत समाज में, ठीक है, ठेठ भाषा में अगर मैं समझना चाहूं तो यही समझना भाई आप ढंग से कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहीं ना कहीं मीडियम का गाढ़ापन है, कि मीडियम कितना डेंस है, ठीक है। अब कई महारथी आ जाएंगे और मुझे बोलेंगे कि नहीं आप गलत समझा रहे हो, चाचा आप गलत समझा रहे हो, कैसे? आप कहेंगे, कई लोग कहेंगे कि नहीं नहीं गाढ़ापन तो विस्कोसिटी होती है, जो आप 11th में थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया होगा उन्होंने। मेरे भाई ध्यान नहीं, सुनो, आपको समझाने के लिए समझना भी जरूरी है ना, तो मोटा मोटी भाव तो समझना चाहिए कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या। ये कहीं ना कहीं मीडियम की डेंसिटी डिफाइन करता है कि मीडियम कितना डेंस है, ठीक है, मीडियम कितना डेंस है, ठीक है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, आप समझो, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, इसका मतलब वो उतना ज्यादा उसके अंदर लाइट की स्पीड कम होगी। क्या बात समझ में आई? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, अभी मैं क्यों समझा रहा हूं भाई, बहुत सारे सवाल आए हैं इसके ऊपर, आप समझो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, लाइट की स्पीड उतनी कम होगी उसके अंदर। मान लो पानी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में भाई? वैक्यूम के कंपैरिजन में, मतलब लाइट की स्पीड पानी के अंदर कम होगी विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। क्लियर है बात? क्लियर है क्या? बोलो ना भाई, ठीक है। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम की मैं कह रहा हूं, यानी सर वो कहीं ना कहीं मैं बात कर रहा हूं कि उस मीडियम कितना डेंस है या कितना डेंस नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे ही थोड़ा सा खेल खेलते हैं। अब आप एक बात समझ लो कि ये जो लाइट चैप्टर है, ठीक है, अब सुन लेना भाई, लाइट जो चैप्टर है वो बड़ा लोगों को हेक्टिक लगता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चाउटिक लगता है। वास्तव में है इसमें कुछ नहीं, बस आप किताब से पढ़ने जाओगे तो आपकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। बहुत कष्ट होता है भाई किताब से पढ़ने में, इसीलिए जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है। मैं आप बुक से अगर आप कंपेयर करोगे तो ऐसा नहीं होगा कि एक एक टॉपिक करके मैं लाइन वाइज चल रहा हूँ, असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। बस आप एक चीज़ मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप यू वॉच दिस लेक्चर एंड स्ट्रेट इस लेक्चर को देखने के बाद गेट बैक टू योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एक भी ऐसा सवाल हो जो आपसे ना हो तो भाई ठीक है, ये वीडियो भाई हट जाएगी भाई, सॉरी मतलब वीडियो रहने वाली है यहाँ पर, ठीक है। आप कह सकते हो कि आपने सर यहाँ पर बोला था कि सवाल तो मेरे सारे बनेंगे लेकिन मेरे इतने सवाल नहीं बने, भाई ऐसा हो नहीं सकता। देयर इज नथिंग इन दिस चैप्टर दैट विल बी लेफ्ट आफ्टर वॉचिंग दिस लेक्चर। बस मेरे प्रोसेस को ट्रस्ट करना, मैं आपके किताब के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूँ, टॉपिक वही रहेगा, टॉपिक वही रहेगा। अब समझो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, ठीक है, अब समझो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में मैंने आपको ये चीज़ तो समझा दी। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, भाई एक चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ पर कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सर ये क्या बोल रहे हो? अब समझो, अब समझना ये मैं क्यों बोल रहा हूँ। भाई एक चीज़ होती है, ठीक है, स्पेक्ट्रम वाली चीज़ में मैं यहीं पे पढ़ा देता हूँ, ठीक है। आप समझना कि वाइट लाइट होता है, हमारे पास वाइट लाइट होता है, तो दो प्रकार के लाइट होते हैं हमारे पास। एक होता है हमारे पास मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक होता है हमारे पास मोनोक्रोमेटिक लाइट, और एक होता है हमारे पास पॉलीक्रोमेटिक लाइट,
एक होता है हमारे पास पॉलीक्रोमेटिक लाइट। इतना तो समझ में आ रहा है ना भाई। क्रोमेटिक का मतलब होता है जैसे क्रोमा की, कई लोग एडिटिंग करते होंगे तो क्रोमा की होता होगा आपके अंदर, तो इसका मतलब होता है कलर, इसका मतलब होता है कलर। अब ये मोनो का मतलब भी तो आपको पता ही होगा ना भाई। भाई कॉमन सेंस लगाओ। मैं नहीं बताता तो क्या करते, मान लो ऐसा ही सवाल आ जाता, मैं नहीं बताऊं गलती से छूट जाए, कॉमन सेंस होना चाहिए। तो मोनो का मतलब होता है सिंगल, जी हाँ आपकी तरह, और पॉली का मतलब होता है सिंगल से ज्यादा, समझ रहे हो। पॉली का मतलब होता है मोर देन वन, ठीक है, मोर देन वन। तो मोनोक्रोमेटिक का मतलब जिसके अंदर सिंगल कलर है। तो जब भी आपसे बोले कि सर मोनोक्रोमेटिक लाइट, तो वो सिंगल कलर ऑफ लाइट है, एक ही कलर है उसके अंदर। लेकिन पॉलीक्रोमेटिक बोल दे तो वो बात कहीं ना कहीं व्हाइट लाइट की भी हो रही होती है, बिकॉज व्हाइट लाइट इज अ पॉलीक्रोमेटिक लाइट। एक व्हाइट लाइट के अंदर 7 रंग छुपे होते हैं भाई। दिखता शरीफ है सादा सफेद, लेकिन इसके अंदर 7 रंग छुपे होते हैं। विबग्योर, वॉयलेट इंडिगो, ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, ठीक है, 7 रंग छुपे होते हैं। दिखता शरीफ है सामने से, लेकिन 7 रंग छुपाए रहते हैं। और यही नेचर की खूबसूरती है, यही साइंस की खूबसूरती है, ठीक है। आप रेनबो जो देखते हो, ठीक है, व्हाइट लाइट ही तो है भाई, सूरज की रोशनी व्हाइट ही तो आ रही है, लेकिन आप रेनबो कैसे बन गया, उसी के अंदर से बन गया। एंड किसके चलते बना, रिफ्रैक्शन के चलते बना, ठीक है। रेन के ड्रॉपलेट्स के अंदर जब व्हाइट रेन के जो ड्रॉपलेट्स पड़ते हैं, हल्की हल्की जब बारिश हो रही होती है, हल्की हल्की, ज्यादा बारिश नहीं, हल्की हल्की जब बारिश हो रही होती है, तो रेन के ड्रॉपलेट्स में से व्हाइट लाइट जाता है, फिर डिस्पर्शन होता है। व्हाइट लाइट जब उसके अंदर जाता है तो रिफ्रैक्शन होता है। अब मीडियम के अंदर जाके समझो, मैं जो कह रहा हूं थोड़ा सा कान बंद करके, आंख बंद करके एक बार समझना, कि पानी के अंदर से जब व्हाइट लाइट गया यानी उसकी मीडियम बदली, एयर से वाटर में गया यानी उसकी मीडियम बदली। अब मैंने क्या बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अब ये सारी जो लाइटें हैं उनकी अलग अलग वेवलेंथ है, इसका अलग वेवलेंथ है, इस कलर की लाइट की अलग वेवलेंथ है, इसका अलग वेवलेंथ है, इसका अलग वेवलेंथ है। तो जैसे ही मीडियम के अंदर गया वेवलेंथ, पहले तो भाई व्हाइट लाइट साथ में चल रहा था, सबका एक ही वेवलेंथ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जैसे ही मीडियम के अंदर गया भाई वो 7 रंगों में चितरा जाता है। क्यों? क्योंकि इस एक रंग के अंदर 7 रंग छुपे हुए हैं। अब हर एक रंग की लाइट का अलग अलग वेवलेंथ है, और मीडियम बदलते ही वेवलेंथ बदल गया, मीडियम के आते ही वेवलेंथ बदल गया। अब वेवलेंथ जिसका ज्यादा होगा जिसका कम होगा, उस हिसाब से कोई ज्यादा बेंड करेगा, कोई कम बेंड करेगा, कोई ज्यादा बेंड करेगा, कोई कम बेंड करेगा। मैं समझाऊंगा आपको अच्छे से। तो ज्यादा कम बेंड करने के चलते कोई लाइट ऊपर गई, कोई बीच में गई, कोई ऐसे चितरा गई, और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सर डिस्पर्शन। लाइट फैल गया है कुछ इस प्रकार से, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट अलग अलग डायरेक्शन में बेंड कर गई, दिस प्रोसेस इज डिस्पर्शन। और उसके अंदर से जब एक लाइट निकलेगी तो सर 7 रंग देगी, 7 रंग देगी, और वहीं हम रेनबो बोलते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष, रेनबो। ऑलराइट, ठीक है। लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी जब रेनबो का एक ही मतलब था, लेकिन थोड़ा सा ठीक है। अब आगे बढ़ते, आप समझो कि इस चीज को मैं आपको याद कराने वाला हूं। ये आपको स्पेक्ट्रम में मुझे कायदे से कराना चाहिए था, लेकिन मैंने बताया ट्रस्ट द प्रोसेस। मैं जो बता रहा हूं वैसे आपको एक दिक्कत नहीं आ रही है, आप समझा, एक तरीका है याद करने का, ठीक है। इट्स नॉट माई वे, ठीक है। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे बहुत सारे तरीके मिलेंगे, बट उसमें से सबसे आसान मुझे जो लगा वो ये है कि ये स्पेक्ट्रम में ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक बार पढ़ा देता हूँ, फिर लास्ट में भी पढ़ा दूंगा स्पेक्ट्रम का चैप्टर में जब आएंगे, कि सर क्लासिक गड्डी XUV इन माई रेंज, कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रा वायलेट रे, विजिबल लाइट। इसी विजिबल के अंदर विबग्योर होता है भाई, इंफ्रारेड रे, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। क्या ये बात क्लियर है हमें? ठीक है। इसको बताने का मतलब मुझे ये हुआ, इस पे आपको सवाल पूछेगा, 2 नंबर के सवाल आते हैं हर बार, ठीक है। तो ये आपको मैं बाद में भी याद करा दूंगा, ठीक है। बाद में स्पेक्ट्रम वाले चैप्टर में हम इसे देखेंगे। पर इसको बताने का मेन कारण ये था कि आप समझो, आपको मैं ये फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ये जो रिलेशंस है ना, बहुत आराम से आपको क्लियर होगा,
कोई रटने की बात ही नहीं है। बस आप एक बात समझो कि मान लो भाई मेरे हाथ में 2 रस्सी है। वो जो जिम करते हैं ना, वो जिम करते हैं भाई, कभी जिम किया जीवन में, देखा तो होगा। अब मौका है, कुछ कर दिखा, कुछ कर दिखा, कर हाँ, ये सांसों को दहक लेने दे, मेरी सांसों को दहक ले, तो ऐसे करता है कि नहीं। 2 रस्सियां होती हैं, आज के चक लेने दे, चक ले, तो ऐसे रस्सियों को करता है, ठीक है, ऐसे रस्सियों को करता है। अब आप ढंग से उस रस्सी को देखोगे तो सबसे ज्यादा वो यहां पर होता है, फिर धीरे 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 ऐसे हो जाता है भाई। क्या ये बात समझ में आई? सांसों को दहक ले दे, तो यहां पर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है और फिर धीरे 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 फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। इसी प्रकार से पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रहा है हमारा। इसी प्रकार से पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारा चलता है। आप यहां से यहां जाओगे, आपकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी यहां से यहां जाने में। एंड देयर इज अ फॉर्मूला दैट यू हैव टू रिमेंबर कि सर फ्रीक्वेंसी जो है वो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ होता है। सर इसको भी याद करने के मेरे 10th में फॉर्मूला था एक, ठीक है, मैं मतलब 10th में एक तरीका था इसको याद करने का, मैंने बनाया था कि सर पहले गड्ढा खोद दो और फिर उस गड्ढे को भर दो, गड्ढा खोद दो, गड्ढे को भर दो, फ्रीक्वेंसी इसी के बराबर है भाई, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। गड्ढा खोद दिया, गड्ढे को भर दिया, भैया फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। लेकिन 11th में जब आप जाते हो, 12th में जब आप जाते हो तो इसका बेसिक फंडा समझते हो। लेकिन अभी हम वो नहीं समझ रहे भाई। अगर हमारे 1 महीने में एग्जाम है तो वो उतना दिमाग नहीं लगा रहे। आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अब आपको ये समझ में आता होगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B है तो इसका मतलब यही है कि सर A बढ़ाओगे तो B घटेगा, B बढ़ाओगे तो A घटेगा। क्या ये बात समझ में है? तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे वेवलेंथ घटेगा, फ्रीक्वेंसी घटेगा तो वेवलेंथ इंक्रीज करेगा। क्या ये बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आ रही होगी? सही है बस, सही है सर। यानी सर इधर से इधर जाएंगे तो मेरा फ्रीक्वेंसी घट रहा है और इधर से इधर जाएंगे तो मेरा वेवलेंथ बढ़ेगा। सर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? जैसे मान लो एक ये पूरा वेव है, दिस इज अ कंप्लीट वेव, कि सर नीचे से ऊपर गया, ऊपर से नीचे, दिस इज अ कंप्लीट वेव। इसका जो लेंथ होता है इसी को हम वेवलेंथ बोलते हैं। और 1 सेकंड के अंदर उसने कितना ऑसिलेशन मारा हुआ है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे ये मान लो 1 सेकंड था तो इसने मार दिया 1 2, ठीक है, और पिछले वाले वेव ने 1 ही मारा, तो फ्रीक्वेंसी इसकी 2 होगी, 1 की 1 होगी। क्लियर है बात? ये मैंने साउंड वाले चैप्टर में ढंग से पढ़ाया हुआ था, यहां पे भी आपको क्लियर हो गया, यहां पे भी आपको क्लियर हो गया फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ क्या होता है। वेव, एक वेव की लेंथ जो है वेवलेंथ होती है, और 1 सेकंड में कितने उसने ऑसिलेशन, कितने वेव हैं, 1 सेकंड में कितने वेव हैं, वो आपका फ्रीक्वेंसी होता है। सिंपल सा 100 बात की एक बात याद रखना चाहिए, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा तो वेवलेंथ इंक्रीज होगा। सही है सर। ये मैंने क्यों पढ़ाया आपको? ये मैंने इसलिए पढ़ाया ताकि आपको ये क्लियर हो कि सर विबग्योर की हम जब हम बात करते हैं, विबग्योर की जब हम बात करते हैं, थोड़ा सा विबग्योर की जब हम बात करते हैं, मतलब सर ऊपर से इधर भी, इधर से इधर भी, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 400 नैनोमीटर और इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 800 नैनोमीटर। ठीक है, सिंपल फंडा याद रखो, 4000 एंगस्ट्रॉम, 8000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, दोनों ही होता है, दोनों ही होता है। नैनोमीटर का मतलब 10 की पावर -9 नैनोमीटर बोलते हैं। -9 मीटर होगा तो इसी को हम बोलते हैं नैनोमीटर, और 10 की पावर -10 होगा तो इसी को हम बोलते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और इसी को बोलते हैं 1 नैनोमीटर। क्या ये बात क्लियर है सर? तो ऐसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। ये जो नैनोमीटर है और ये जो एंगस्ट्रॉम है, ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स। किसकी यूनिट्स है सर? फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स। तो यहां से यहां जा रही हो तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, तो वेवलेंथ क्या होगा? सॉरी, अब यार एक्सट्रीमली सॉरी भाई, ये वेवलेंथ का है हमारा भाई। फ्रीक्वेंसी का तो हर्ट्ज होता है ना, थोड़ा सा बह जाता है आदमी। ठीक है, ये वेवलेंथ का यूनिट है। ठीक है, आप देखो मीटर की बात करें, नैनोमीटर आपको कैसे याद रखना है सर? मीटर है, मीटर। ठीक है, मीटर की यूनिट्स है ये सारी। एंगस्ट्रॉम इज अ यूनिट ऑफ लेंथ, नैनोमीटर इज अ यूनिट ऑफ लेंथ, क्योंकि मीटर आ रहा है और मीटर आने का मतलब लेंथ की बात कर रहे हैं। लेंथ का मतलब वेवलेंथ हुआ, तो वेवलेंथ देखो इंक्रीज कर रहा है, वेवलेंथ देखो इंक्रीज कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी हमारा डिक्रीज कर रहा है, यहां पे भी और यहां पे भी। ठीक है,
मतलब सर रेड की अगर मैं बात करूं तो इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा और इसका वेवलेंथ सबसे कम होगा। ठीक है, इसका फ्रीक्वेंसी की हम बातें ज्यादा करती नहीं, इसका फ्रीक्वेंसी भले कम हो, इसका फ्रीक्वेंसी भले ज्यादा हो, लेकिन फ्रीक्वेंसी की हम बात इसलिए नहीं करेंगे। और यहां पर आप समझना, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है कि सर अगर आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाओगे तो देयर इज वन थिंग दैट नेवर चेंजेस, दैट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मेरे भाई कभी नहीं बदलता है। फ्रीक्वेंसी नेवर चेंजेस इवन इफ यू चेंज द मीडियम। क्वेश्चन आया है 2000, आप देख लो 2014 में, ठीक है, उसके बाद भी आया होगा कि सर फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलता। 2023 में भी आया था, 22 में भी आया था, 22 में भी आया था, फ्रीक्वेंसी कभी बदलता नहीं है। अच्छा, एक बात क्लियर होगी। हाँ, तो मैंने क्या बोला कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहां से बात हमारी शुरुआत हुई थी। अब मैंने आपको ये चीज आपको ढंग से क्लियर हो जाए उसके लिए इतनी सारी चीजें कराई। ठीक है, मेरा मन होता तो मैं आपको ये कहता भाई रट, कहानी आगे बढ़ जाए, लेकिन ये सारी चीजें मैंने बता दी ताकि ये स्पेक्ट्रम वाली भी चीज क्लियर हो जाए, यहीं से आपको ये भी समझ में आ जाए, यहीं से आपको ये भी समझ में आ जाए, यहीं से आपको ये भी समझ में आ जाए, अंततः आपको ये समझ में आए कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। यानी सर अगर मैं किसी मीडियम में जाऊं, अगर मैं किसी मीडियम के अंदर पहुंचा, देखो मीडियम से पहले जैसे हम जब प्रिज्म की बात करते हैं, आ जाओ प्रिज्म समझते हैं। अब यहाँ पे प्रिज्म को समझते हैं यहाँ पे। जैसे प्रिज्म इज मेड ऑफ अ ग्लास, ठीक है, जब हम मोनोक्रोमेटिक लाइट की बात करते, नहीं, जब हम व्हाइट लाइट की बात कर रहे होते, तो हम ग्लास प्रिज्म का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम अल्ट्रावायलेट लाइट की बात करते हैं, अल्ट्रावायलेट रे की बात करते हैं, तो हम क्वार्ट्ज प्रिज्म की बात करते हैं, तब हम क्वार्ट्ज प्रिज्म की बात करते हैं। ये प्रीवियस ईयर में है, मैं कुछ भी फालतू नहीं बताता भाई, यहाँ पर जो भी चीज़ लिखा हुआ है सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए। तो हम व्हाइट लाइट के लिए ग्लास का इस्तेमाल करते हैं, अल्ट्रावायलेट के लिए क्वार्ट्ज प्रिज्म का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे भाई ग्लास जो है वो उसे रिफ्रैक्ट नहीं कर पाता, ग्लास जो है वो रिफ्रैक्ट नहीं कर पाता। क्या ये बात क्लियर है हमें? क्या ये बात क्लियर है? ग्लास जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ग्लास यूवी रे को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो खुद ही खराब हो जाएगा। तो इसलिए क्वार्ट्ज प्रिज्म एब्जॉर्ब नहीं करता, उसी लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। चीज जो मैं बता रहा था वो ये है कि ग्लास के अंदर जाने से पहले मेरी ये है व्हाइट लाइट, क्या ये बात क्लियर है? ग्लास के अंदर जाते ही यहां तक तो भाई सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो एयर तो सबका सेम है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर सेम है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहां पर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहां पर कोई डेंसिटी बदले ही नहीं, कोई मीडियम बदला ही नहीं, ठीक है, ये तो वैक्यूम की बात हो रही है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कहीं ना कहीं तो 1 ही माना जाएगा ना भाई, ठीक है, क्योंकि आप किसको रेस्पेक्ट में कर रहे हो? एयर के रेस्पेक्ट में एयर को ले रहे हो। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मीडियम क्या है? एयर ही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर में तो 1 ही होगा, कोई डिफरेंस नहीं आया, सही चल रहा है। लेकिन जैसे ही मैं ग्लास के अंदर आया तो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल गया, कुछ ना कुछ हो गया, ठीक है, कुछ ना कुछ हो गया, A4/3 √3/2 कुछ भी हो गया, लेकिन बदला भाई, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बदलते ही अब लाइट क्या होगी? बेंड करना शुरू करेगी। अब समझना, मैंने आपको बताया था कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी सर जिसका वेवलेंथ ज्यादा, या फिर आप ये समझना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारी फिक्स हो गई। मैंने बोला हाँ जी सर। अब समझना कि रेड का वेवलेंथ क्या सर ज्यादा है? क्या ये बात क्लियर हो रही है हमें? समझना, क्या मेरे रेड का वेवलेंथ ज्यादा है? बहुत ढंग से सुनना। मैंने बोला यस सर। भाई 8000 एंगस्ट्रॉम में वेवलेंथ रेड का ज्यादा है। तो अगर मैं रेड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं तो क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड के लिए कम होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम में रेड के लिए कम होगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हमने कहां पढ़ा था? भाई ये मिटा दिया क्या? हमने फॉर्मूला पढ़ा था स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है, मीडियम। बहुत ढंग से समझना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम सी से डिनोट करते हैं और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम से हम मैंने ऐसे लिख दिया था कि आपको आसानी हो, सहूलियत हो। मैंने ये बोला कि सर रेड का वेवलेंथ ज्यादा है,
इसका मतलब वेवलेंथ ज्यादा होने से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, ठीक है। रेड का उस मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कम होने का मतलब क्या हुआ भाई, आप समझो। सर क्या स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड किसी के लिए बदल सकता है? मैंने बोला नहीं। मतलब सर अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है तो स्पीड ऑफ लाइट तो कम नहीं हो सकता। यानी इन दोनों का इनवर्स रिलेशन क्या आपको दिखाई दे रहा है? कुछ इस प्रकार से इन दोनों का इनवर्स रिलेशन क्या आपको दिखाई दे रहा है? यानी अगर ये कम हुआ तो सर क्या ये बढ़ेगा? ये समझाने के लिए मैंने पता नहीं 20 मिनट में माथा फोड़ा होगा तब कि आपको यहां पर कोई कंफ्यूजन है। सर रेड का वेवलेंथ ज्यादा है यानी रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। रेड का वेवलेंथ ज्यादा है यानी रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, और रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है यानी रेड का उस मीडियम के अंदर स्पीड ज्यादा है। तो रेड का स्पीड ज्यादा है तो वो सबसे कम बेंड करेगा। लाइट को ऐसे सीधा जाना चाहिए था, वो सबसे कम बेंड करेगा क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है भाई। और मीडियम के अंदर बहुत धक्का धुक्की है, लेकिन जिसका स्पीड ज्यादा है वो तो ठोकते हुए निकला ना भाई। जो धीरे होगा उसी को तो लोग दबाएंगे। अब वॉयलेट जो है उसका वेवलेंथ कम है। अब वेवलेंथ कम होने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने से स्पीड, वॉयलेट का स्पीड उस मीडियम के अंदर कम होगा तो उसको सबसे ज्यादा लोग दबा देंगे। तो ये हमारा रेड होगा और ये हमारा वॉयलेट होगा, और इस प्रकार से चित्र आ जाएगा। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, रेड, येलो, ऑरेंज, रेड, कुछ इस प्रकार से हमारा आएगा भाई। तो इसकी लाइट हमारी ऐसे निकल जाएगी, ठीक है, ऐसे निकल जाएगी। तो यहां पर अगर आप ऐसे रखोगे तो स्पेक्ट्रम आपको मिलेगा 7 रंगों का, ठीक है। व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम बोलेंगे, 7 रंग बोलेंगे, कुछ इस हिसाब से आएगा। किस ऑर्डर में आएगा? वॉयलेट, इंडिगो, विबग्योर, ऐसे आएगा। और जिसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ वो कभी रटेगा नहीं भाई, कोई कभी रटेगा नहीं। अब मैं इसको फिर से रिपीट नहीं कर रहा, आगे बढ़ते हैं। आई होप सो इतनी मेहनत जो करके मैंने एक सिंपल सी चीज़ आपको समझाई, ठीक है, वो आपको क्लियर हुई होगी, क्योंकि सिंपल है अब समझने के बाद, ठीक है। आप आगे से कभी नहीं रटने वाले कि सर ये सब क्या चीज़ें चल रही हैं। चलो अब मैं अपने तरीके पे आता हूँ। कुछ सवाल देखेंगे, उन सवाल के टॉपिक्स करेंगे और काम खत्म हो जाएगा भाई। ज़्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में, पहले ही बता रहा हूँ, देखने में डर लगता है। पहला सवाल जो हम कर रहे हैं वो 2015 में भी आया और 2018 में भी आया है। वो कह रहा है कि नेम वन फैक्टर दैट अफेक्ट्स द लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लाइट एज इट पासेस थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ऑलराइट, अब ध्यान से समझना, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब आ गया हमारे पास। तो मान लो हमने एक ग्लास स्लैब रखा है, ठीक है, मान लो हमने एक ग्लास स्लैब रखा है, ठीक है, मोटा सा थिक ग्लास स्लैब है, और इधर से हमने लाइट मार दी, अब समझना ये है एयर और ये है हमारे पास ग्लास, ठीक है। जस्ट लेट मी चेक कि मेरा वीडियो चल रहा है। जी हाँ, ठीक है, 33 मिनट हो गया भाई साहब। तो ग्लास हो रहा है, एयर हो रहा है, ठीक है। यानी सर मीडियम बदला, ये हमारे पास नॉर्मल होता है, ये हमारे पास नॉर्मल होता है। लाइट को जाना चाहिए था सीधे, ऐसे निकलना चाहिए था ना भाई। लेकिन हम ये देखेंगे कि सर लाइट तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गया ना भाई, लाइट तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गया। मैंने बोला हाँ सर, ये जो होता है ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है आई, ठीक है, दिस इज आवर एंगल ऑफ इंसिडेंस जिससे लाइट आ रही है। और ये जो होता है वो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है आर। मैंने बोला ऑल राइट, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। और लाइट इतनी डेविएट हुई, दिस इज व्हाट एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। यानी सर आई, ठीक है, आई माइनस आर, दिस इज आवर एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। आई माइनस आर इज दिस, क्योंकि अगर लाइट सीधा जाता तो ये भी आई सेम होता, ठीक है, आपने ट्रायंगल पढ़ा होगा वहां पे। अब यहां पे आओगे तो आप देखोगे कि फिर से यहां पर फिर से मीडियम चेंज हो रहा है, ठीक है। यहां के लिए ये एक और एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए हो गया। अब यहां पर फिर से मीडियम चेंज होगा तो ये अब टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। भाई मीडियम जो है वो डेंस से अब कम डेंस में जा रहा है, अब हवा में जा रहा है, तो जान बचाकर भागेगा। और हम ये पाएंगे कि ये जो जिस एंगल से निकला वो एंगल हम बोलते हैं कि सर ये इमरजेंस एंगल ऑफ इमरजेंस है।
और हम ये पाएंगे कि ये दोनों लाइट जो है वो पैरेलल होगी, ये दोनों जो है वो पैरेलल होंगी, यानी कुछ ऐसा, ये ऐसे पैरेलल जा रही होंगी। ठीक है, आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो कोई लाइट है ही नहीं। अरे वहीं तो बोल रहा हूँ, लाइट को निकलना चाहिए था सीधा, लेकिन वो पैरेलली शिफ्ट हो जाएगा, वो पैरेलली शिफ्ट हो जाएगा और फिर निकलेगा। और मजे की बात, 2-3 पॉइंट आपको ध्यान रखनी है कि सर ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये जो एंगल ऑफ इमरजेंस है, हमने एक्सपेरिमेंटली देखा तो दोनों बराबर आए। और ये जो शिफ्ट है, लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन वो इतना शिफ्ट हो गया जब हमने इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को लगाया, जब हमने इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को लगाया, तो इस शिफ्ट को हम बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल शिफ्ट या फिर लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या ये बात हमारी क्लियर है सर? क्या ये बात हमारी क्लियर है सर? अब हमसे सवाल में बोला है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है। तो जब आप 12th में आते हो तो ये पूरा एक खतरनाक सब फॉर्मूला पढ़ते हो, t-1 डिवाइडेड बाई cos थीटा, ये सारी चीजें, लेकिन मैं अभी आपको नहीं डरा रहा। मजा है भाई, मैं बस ये बता रहा हूं, मजा है आप जब 12th में आओगे तो। ठीक है, बस आप समझो कि सर क्या क्या फैक्टर्स ऐसे लैटरल डिस्प्लेसमेंट को डिपेंड कर सकते हैं। तो पहले आप समझो, क्या मैं अगर आई को बदल दूं, ज्यादा एंगल पे जा दूं तो ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा? तो सर हाँ, ये आई पे डिपेंड कर रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा, ये जो चीज डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा इसके ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक है, एक आई पे डिपेंड करेगा और एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जितना ज्यादा उस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज्यादा वो बेंड करेगा, उतना ज्यादा उसे वो मुड़ा देगा। और सर अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कोई चीज डिपेंड कर रही है तो आप अपना दिमाग लगाओ ना, अपना मारो जितना आपके पास नॉलेज है, तो आप बोल देना कि सर वेवलेंथ ऑफ लाइट पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि सर जितना ज़्यादा ये होगा उतना कम उसका वेवलेंथ होगा, फिर उतना कम उस हिसाब से स्पीड भी बदलेगा। ठीक है, ये 3 चीज़ें आप लिख दो, आपके बढ़िया नंबर आ जाएंगे। अब आते हैं आगे, ठीक है। अब ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट एक टॉपिक मैं आपको, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी भी रखता हूँ कि मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ। मेरा तरीका यही है कि प्रीवियस ईयर सवाल मैंने आपको बताए, एक प्रीवियस ईयर में लैटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ भी पूछा, मैंने सारा चीज़ आपको बता दिया लैटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में। फिर एक सवाल किसी प्रिज्म के बारे में पूछेगा, मैं सारी चीज़ें आपको प्रिज्म के बारे में बता दूंगा, फिर हर चीज़ें ऐसे क्लियर हो जाएंगी। लेकिन आप जब किताब में जाते हो तो बहुत सारी बुलशिट वहाँ पे लिखी हुई है जिसका एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कोई ज़रूरत नहीं है, ट्रस्ट मी, ठीक है, ट्रस्ट मी। अब बढ़ते हैं। अब कह रहा है हाउ डज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास चेंज ऑन इंक्रीजिंग द वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्या मुझे ये फिर से कराने की जरूरत है? आप बताओ कि सर अगर ग्लास के अंदर लाइट को हमने मारा तो उसका हाउ डज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास चेंज ऑन इंक्रीजिंग द वेवलेंथ ऑफ लाइट। अगर मैं वेवलेंथ बढ़ाऊंगा तो स्पीड का क्या होगा, आप खुद बताओ, ठीक है। अगर मैं वेवलेंथ बढ़ाऊंगा तो स्पीड ऑफ ग्लास के अंदर अगर मैंने लाइट के वेवलेंथ की बढ़ाई तो आप समझो यार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अगर मैंने वेवलेंथ बढ़ाया तो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हुआ, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कम होने से मेरा स्पीड तो बढ़ा ही ना। मतलब एट द एंड अगर मेरा वेवलेंथ लाइट का बढ़ा है तो मेरा स्पीड ऑफ लाइट भी बढ़ेगा उस मीडियम के अंदर, ठीक है। ये हमारा इजी जवाब हुआ। फिर बोल रहा है फॉर विच कलर वॉयलेट और रेड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज स्मॉलर, ठीक है। अगर मैं वॉयलेट और रेड को कंपेयर करूं तो बीच में आने विबग्योर आ रहे, तो वॉयलेट और रेड को कंपेयर करूं किसके लिए मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्मॉलर है। ये प्रीवियस ईयर करा रहा हूं मैं आपको, तो आप खुद समझो कि सर इसके लिए वेवलेंथ ज़्यादा है, इसके लिए वेवलेंथ कम है। वेवलेंथ ज़्यादा का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड विल बी लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट। खत्म है सवाल, खत्म है सवाल। अब फॉर विच कलर ऑफ लाइट हैज़ अ हाई क्रिटिकल एंगल, रेड लाइट और ग्रीन लाइट, ठीक है, क्रिटिकल एंगल। अब ठीक है, ये इस चैप्टर का सबसे मेरा फेवरेट पार्ट है जो कि क्रिटिकल एंगल। समझते हैं इसे भी, ठीक है। क्रिटिकल एंगल आप समझो, क्रिटिकल एंगल में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी आपका कवर हो जाता है। अब आप समझो कि मान लो ये मेरा सरफेस है, ठीक है, पानी का सरफेस है, इसके अंदर मेरा पानी, ठीक है, वाटर है। अंततः मेन बात ये है बताने की कि सर ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है। अभी के लिए मैं इसे एयर मान लेता हूं। मैंने एक लाइट मारा, ठीक है,
लाइट क्या होगा भाई, आप बताओ, लाइट क्या सीधे जाएगा, क्या ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा? ऑब्वियसली बात है दूर भागेगा, ठीक है। तो ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ आई, ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है। और ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ। नॉर्मल से ही हम एंगल नापते हैं, क्या ये बात क्लियर है? मैंने बोला यस सर, मैंने बोला यस सर। अब आप समझो कि अगर मैंने इसका एंगल बढ़ाया, ठीक है, कुछ इस हिसाब से समझना, इसे कुछ इस हिसाब से समझना, ये मेरा इंसिडेंट रे था और ये मेरा रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। मैंने इसको होल्ड कर दिया कुछ ऐसे, ठीक है, इसको मैंने कुछ ऐसे होल्ड किया। क्या ये आपको क्लियर हो रहा है? आप समझो अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो क्या ये भी बढ़ेगा? क्या आप समझ में आ रहा है? आप समझो ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। मैं अगर ऐसे रखता तो ऐसे जाता, ऐसे रखता तो ऐसे जाता, ऐसे रखता तो ऐसे जाता। जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या मैं बढ़ा रहा हूं तो मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ रहा है। देखो देखो बढ़ रहा है क्या? देखो 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 देखो। एक पॉइंट पे भाई ये क्या हुआ, एक पॉइंट पे मैंने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंटली निकाला, तो मेरा एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस आया जिस पे मेरी लाइट जो है सरफेस को चीरते हुए जा रही है, और इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रेजिंग, ग्रेजिंग द सरफेस। लाइट इज ग्रेजिंग द सरफेस, ग्रेजिंग, ऑलराइट। अब लाइट मेरी सरफेस को ग्रेज करते हुए जा रही है। अब आप कॉमन सेंस लगाओ ना भाई, ऐसा हुआ, मैंने एक्सपेरिमेंट पाया, तभी मैं बता रहा हूं। मैंने और इस एंगल को बढ़ा दिया और इस एंगल को बढ़ा दिया, तो ओ तेरे की ये क्या हो रहा है? लाइट जिस एंगल से आ रही है उसी एंगल से वापस जा रही है। ये तो सर रिफ्लेक्शन में होता था। ब्यूटी ऑफ फिजिक्स, ठीक है। एक ऐसा एंगल मैंने बढ़ाते 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 आप बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा एंगल आया जहां से लाइट जो है वो सरफेस को ग्रेज करती हुई गई, ग्रेजिंग द सरफेस, ग्रेजिंग द सरफेस। यानी सर इसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री हो गया, रिफ्रैक्शन का जो एंगल है 90 डिग्री हो गया। इस एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, इस एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। दिस इंसिडेंट एंगल इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। अब इस क्रिटिकल एंगल से एक डिग्री भी ज्यादा अगर मैंने इसे, इस क्रिटिकल एंगल से एक डिग्री भी ज्यादा अगर मैंने अपना एंगल बढ़ा दिया, ठीक है, तो ये अगर मेरा क्रिटिकल एंगल था जिस पे लाइट ग्रेज करके जा रही थी थीटा सी, अगर मेरा एंगल थीटा सी से थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ, ठीक है, अगर मेरा एंगल थीटा सी से थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ, तो ये लाइट ऐसे पड़क के वापस आ जाएगी। देयर विल बी 0% रिफ्रैक्शन, देयर विल बी 0% रिफ्रैक्शन। एक भी लाइट रिफ्रैक्ट नहीं करेगी, सारी की सारी लाइटें, सारी की सारी लाइटें अंदर ही रह जाएंगी। अब 12th में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हो भाई, इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, ठीक है, लेकिन अभी हम बस इतने पे जा रहे हैं कि सर एक भी लाइट बाहर नहीं जाएगी। और अब मैं इस चीज को मिटा, ढंग से समझना, ढंग से समझना, इसको भी हटा दिया जाए। अब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अब ये रिफ्लेक्ट कर रही है, दिस इज रिफ्लेक्शन। लेकिन 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 ढंग से समझना, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है सेम होगा भाई। आई विल बी इक्वल्स टू आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यही तो पढ़ता है, यही तो पढ़ते हैं भाई हम लोग। लेकिन ढंग से समझना, जब भी नॉर्मली हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं कि सर लाइट किसी सरफेस पे आई, पड़क के वापस चली गई, देयर इज सम लाइट, देयर इज सम रेज ऑफ लाइट दैट आर रिफ्रैक्टेड, दैट आर रिफ्रैक्टेड। देयर आर फ्यू परसेंटेज ऑफ लाइट, भले वो पॉलिश्ड कोई भी सरफेस हो, कुछ 1% ऑफ लाइट होते हैं जो कि रिफ्रैक्ट करते हैं। बट इस सिनेरियो के अंदर जब हम डेंसर से रेयरर में जाते हैं, जब हम डेंसर से रेयरर में जाते हैं, जब हम क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा एंगल पे लाइट को इंसिडेंट कराते हैं सरफेस पे, तो एक भी लाइट रिफ्रैक्ट नहीं करती। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसीलिए इसे बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सारी की सारी लाइट अंदर ही रह गई, एक भी रिफ्रैक्ट नहीं करेगी, ठीक है, एक भी रिफ्रैक्ट नहीं करेगी। क्या ये बात हमारी क्लियर है सर? अब एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि सर ये जो क्रिटिकल एंगल है
उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है 1/sin थीटा से। दिस हैज़ टू बी रिमेंबर्ड भाई, दिस हैज़ टू बी रिमेंबर्ड भाई, ठीक है। आई कांट हेल्प यू देयर, ठीक है, क्योंकि आप जब 12th में आओगे तो आपको पता चलेगा कि सर ये फॉर्मूला आया कहाँ से, बट दिस इज नॉट द टाइम, दिस इज नॉट द टाइम, ठीक है। आप इतना बस समझ लो कि ये होता क्या है और ये फॉर्मूला है क्या, ये फॉर्मूला कहता क्या है। ये फॉर्मूला बस ये कहता है कि ये जो क्या बोलते हैं इसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पढ़ रहे हो, नाइस। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है और ये जो क्रिटिकल एंगल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ाओगे ये घटेगा, और उसी पे हमारा सवाल था, और उसी पे हमारा सवाल था कि सर सवाल क्या था, एक बार फिर से देखते हैं। सवाल हमारा कहता है कि विच कलर ऑफ लाइट हैज़ हायर क्रिटिकल एंगल। अगर मैं रेड की बात करूं या मैं ग्रीन की बात करूं, किसका क्रिटिकल एंगल ज़्यादा है, किसका क्रिटिकल एंगल ज़्यादा है। तो सर ये आप दिमाग लगाओ, एक बार मैं आपको फ्री छोड़ रहा हूं, आप ट्राई करो, कर लिया कोशिश, ऑल राइट। आपको सिंपली बस ये जाना है क्रिटिकल एंगल, पहले मैं थ्योरेटिकली समझा रहा हूं, फिर मैं प्रैक्टिकली भी इस क्वेश्चन को समझाऊंगा आपको। किसका क्रिटिकल एंगल ज़्यादा है, क्रिटिकल एंगल किसका ज़्यादा होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा क्या उसका लैम्डा ज़्यादा होगा। तो जिसका लैम्डा ज़्यादा होगा यानी वेवलेंथ ज़्यादा होगा, उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसका क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होगा। हमसे जो भी पूछा था कि सर क्रिटिकल एंगल रेड का ज़्यादा होगा ग्रीन से। अब इसका मतलब भी होता है, अब इसका मतलब भी होता है, आप समझो कि अगर ये मेरे पास रेड लाइट है, अगर मेरे पास रेड लाइट है, और अगर मेरे पास ग्रीन लाइट है, और अगर मेरे पास ग्रीन लाइट है, क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई। समझो समझो, मान लो क्रिटिकल एंगल कुछ, ये दोनों ही जो एंगल है, क्रिटिकल एंगल मान लो 42 डिग्री था, ठीक है, क्रिटिकल एंगल मान लेते हैं कि सर 42 डिग्री था, तो ये एंगल जो है ये 43 मान लो, और ये एंगल जो है आप 53 मान लो। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बस। तो रेड का अच्छा 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 ऑल राइट, ठीक है, समझो, ये हटाओ, आप समझो। अगर मैं रेड ग्रीन को ऐसे करके करते मारूं तो ग्रीन जो है वो 43 एंगल पे जाकर ग्रेज करेगी, लेकिन अगर मैं 43 डिग्री एंगल पे मारूं, अगर 43 डिग्री एंगल पे रेड वाले लाइट को मारूं तो वो रिफ्रैक्ट ही करेगी, वो रिफ्रैक्ट ही करेगा, वो ग्रेज नहीं करेगा। तो मुझे इस एंगल को और बढ़ाना होगा, मुझे इस एंगल को और बढ़ाना होगा, बढ़ाते बढ़ाते पता चलेगा कि सर 53 डिग्री पे, ये बस एक एग्जांपल है, तो 53 डिग्री पे रेड जा रहा है, तो इसका रेड जो है, रेड को मुझे ज़्यादा एंगल से मारना होगा ताकि वो ग्रेज करे, और ग्रीन को कम एंगल से। क्यों सर? क्योंकि रेड का क्रिटिकल एंगल ज़्यादा है और ग्रीन का क्रिटिकल एंगल कम है। क्यों सर? क्योंकि रेड का वेवलेंथ ज़्यादा है और ग्रीन का वेवलेंथ कम है। और ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको समझा दी, इतना इसमें मत जाओ, ये बस मैंने समझाया। दिस इज द थिंग दैट यू शुड रिमेंबर। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। हाउ डज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब आते हैं कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ में रिलेशन बताओ, ठीक है। सुनना ढंग से। सर ये रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ, सर ये क्या सुनाई दिया? आप ढंग से समझो कि सर ये मेरे पास एक बकेट है और ये पानी से भरा हुआ है, ठीक है, पानी से भरा हुआ है, और इसका लेंथ में मान लेता हूँ 15 सेंटीमीटर है। मैंने यहाँ पर एक सिक्का रखा, एकदम बॉटम पे मैंने यहाँ पर एक सिक्का रखा। क्या ये बात क्लियर है सर? मैंने बोला हाँ जी सर क्लियर है। और मैं इसको देख रहा हूँ, और मैं इसको देख रहा हूँ, ठीक है, कहीं से भी देख रहा हूँ, डजेंट मैटर, ये मेरी आंखें हैं। अब मुझे दिखाई देगा कि ये सिक्का थोड़ा सा ऊपर है, मुझे ये सिक्का 15 सेंटीमीटर पर नहीं दिखाई देगा, मुझे ये सिक्का थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा। ये जो 15 सेंटीमीटर है ये इस बकेट का रियल डेप्थ है, ये इस बकेट का रियल डेप्थ है, लेकिन मुझे दिखाई देगा कि ये सिक्का थोड़ा सा ऊपर है, तो उस गहराई को हम कहते हैं एपरेंट डेप्थ, ठीक है। ऐसा होता है, ये आपने देखा हुआ है। आप खुद एक एक्सपेरिमेंट कर लो कि आप कांच का ग्लास लो
उसके अंदर आप सिक्का डालो, ऊपर से देखोगे सिक्का थोड़ा सा बड़ा सा, थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है, ठीक है। आप पेंसिल ऐसे डालो, पेंसिल ऐसे डालो, पेंसिल टेढ़ी हो जाएगी, पेंसिल मोटी हो जाएगी, पेंसिल ऐसे टेढ़ी हो जाएगी। सारी चीज़ें क्यों हो रही है? रिफ्रैक्शन के चलते हो रही है। सारी चीज़ें क्यों हो रही? रिफ्रैक्शन के चलते हो रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि सर मान लो यहाँ से लाइट निकला, बाहर जाएगा, यहाँ से लाइट निकला, बाहर जाएगा। अब अगर मैं इसको एक्सटेंड करके पीछे खींचूं, अब ये एक्सटेंड करके पीछे खींचूं, भाई देखो ये दोनों लाइट तो कभी मिल नहीं पाएंगी ना। आप समझो, इसका भी मैं आपको थ्योरी बता देता हूँ कि आज आखिर हम ये एक्सटेंड करके पीछे क्यों खींचते हैं, क्योंकि मुझे बड़ा कन्फ्यूजन होता था कि भाई क्यों पीछे खींच रहे हो। आप समझो कि ये इमेज कब बनता है, ठीक है। इमेज कब बनता है? जब दो लाइट इंटरसेक्ट करती हैं तभी इमेज बनता है। When two lights intersect, image is formed. जब लाइट ही इंटरसेक्ट नहीं करेगी, इमेज ही नहीं बनता। क्लियर है बात? तो हमने पाया ऐसा कि भाई अगर ये दो लाइट उधर दूर दूर जा रही हैं और वो दोनों कभी कभी, भाई अगर दो लाइट पैरेलल है ना, तो देयर इज अ चांस कि इन्फिनिटी पे जाके ये दोनों कन्वर्ज हो जाए, इन्फिनिटी पे जाके कहीं वो कन्वर्ज हो जाए। बट अगर दो लाइट्स पैरेलल नहीं है, अगर वो दूर जा रही हैं, तो भाई आगे जाके तो वो कभी नहीं मिलने वाली, ठीक है। देयर इज 0% चांस कि वो कभी मिलेंगी। लेकिन इमेज तो बन रहा है, इमेज तो बन रहा है। तो अपनी थ्योरी को सही करने के लिए, फिजिक्स को प्रूव करने के लिए कि फिजिक्स इज राइट, हमने अजम्पशन मान लिया कि लाइट अगर उधर जा रही है तो हम उसको एक्सटेंड करके लाइट पीछे अगर आएगी तो यहां पर मिलेगी। लाइट को अगर हम पीछे खींचेंगे तो यहां पर मिलेगी, और जहां लाइट मिल जाती है वहीं पर हमारा इमेज बन जाता है। तो ये नकली है लेकिन ये दिखता है हमें, ये नकली है लेकिन ये दिखता है। तो ये जो गहराई है इसको हम बोलते हैं एपरेंट डेप्थ, जहां पर हमें दिखता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला है वो सिंपल कहता है कि सर रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। सर ये कैसे याद रहेगा सर, कौन ऊपर नीचे रहेगा सर, ये भी तो कन्फ्यूजन रहता है ना चचा मेरे भाई। अगर कॉमन सेंस लगाओगे तो ये भी कन्फ्यूजन ही रहेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने आपको बताया था कि वो 1 से बड़ा ही रहेगा या 1 के बराबर ही रहेगा, 1 से छोटा नहीं हो सकता। और आपको ये भी पता है कि सर रियल डेप्थ हरदम ज़्यादा रहेगा, एपरेंट डेप्थ हरदम कम रहेगा ना भाई। तो ज़्यादा बटे कम करोगे तो ग्रेटर देन 1 ही चीज़ें आएंगी। ऑलराइट, ठीक है। अब एक और सवाल पे आते हैं, स्पेसिमेन का सवाल है। अब प्रिज्म का ऊपर है, प्रिज्म के ऊपर है, कहता है कि ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द रिफ्रैक्शन ऑफ मोनोक्रोमैटिक रे थ्रू प्रिज्म एंड सफर्स मिनिमम डेविएशन। ऑलराइट, आप समझो कि ये मेरा प्रिज्म है, ठीक है, ये मेरा प्रिज्म है, ठीक है, प्रिज्म ग्लास का। मैंने एक बार तो आपको बता दिया। अब ये कह रहा है कि सर मिनिमम डेविएशन मिनिमम कब होता है आपका, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम। जैसे मान लो लाइट आई और ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है। मैं जब मिनिमम डेविएशन की बात करता हूँ, तो ये मेरा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। अब इसके बाद जो लाइट रिफ्रैक्ट करती है वो इस बेस के पैरेलल जाती है। When we talk about deviation, minimum deviation, then the refracted ray is parallel to the base of the prism. All right, and this is the angle of prism. And there is one more thing that you have to remember, that the critical angle of the prism is 42 degree. ठीक है, किसी जनरल ग्लास प्रिज्म की बात करते हैं तो क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री होता है। ये कहीं नहीं दिया जाता, ठीक है। तो प्रिज्म के सवाल में ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और फिर ये लाइट जो है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी। और मज़े की बात जो होगा कि सर I और E फिर से बराबर होगा, जैसे ग्लास स्लैब में बराबर हुआ था, यहाँ पर बराबर होगा, लेकिन ओनली इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन। अब ये सर ये डेविएशन तो आपने बताया नहीं। देख भाई, डेविएशन मतलब ये हुआ कि लाइट को सीधे जाना चाहिए था लेकिन लाइट मुड़ी। लेकिन लाइट कहाँ जा रही है, ये लाइट इतना मुड़ गई। लाइट को सीधे जाना चाहिए था लेकिन आपने प्रिज्म लगा दिया तो लाइट इतना डेविएट हो गई अपने ओरिजिनल पाथ से। तो दिस इज द डेविएशन। सर ये डेविएशन कैसे मैं निकालूंगा? ये डेविएशन आपका I माइनस R आएगा, क्योंकि ये पूरा एंगल I होगा और ये जो होगा मेरा रिफ्रैक्टिव एंगल होगा। क्या ये बात मेरी क्लियर है? ठीक है सर। अच्छा, आगे बढ़ते, ठीक है। अब एक सवाल करते हैं प्रिज्म के ऊपर ही, काफ़ी सारे सवाल कर लेते हैं लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले करते हैं।
जिसके बाद आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। कह रहा है कि कॉपी द डायग्राम गिवन बिलो एंड कंप्लीट द पाथ ऑफ द लाइट द क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास। इसमें बता रखा है कि सर 42 डिग्री है, लेकिन हर सवाल में नहीं बताता। ये सिंपली इसने बोल दिया कि सर इक्विलैटरल प्रिज्म है हमारे पास, इक्विलैटरल प्रिज्म है और यहाँ से पी क्यू हमारा आ रहा है, ठीक है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर है। अब इक्विलैटरल बताने का मतलब ही होता है कि सर हमें पता होना चाहिए कि ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। मैंने बोला ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं कि या तो लाइट ऐसे सीधे जाए और या तो भाई दोनों बता देता हूँ, ठीक है, लोग एक ही बताते, या तो लाइट इस पे चली जाए। अरे हो सकता है ना भाई, नहीं हो सकता क्या भाई, 90 डिग्री है। अच्छा ये चीज़ मैं नहीं बताई ना आपको, अच्छा ये भी क्लियर कर लो। जब 90 डिग्री पे लाइट पड़ता है किसी सरफेस पे, जब 90 डिग्री पे लाइट पड़ता है किसी सरफेस में, मतलब परपेंडिकुलर पड़ता है, तो अगर मैं इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना चाहूँ तो कितना आएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस हम हरदम नॉर्मल से नापते हैं, तो नॉर्मल तो यहाँ पर दोनों कोइंसिडेंस हो गई ना भाई, 0, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 0 डिग्री आ गया। तो जब भी 0 डिग्री होता है लाइट जो है अनडेविएटेड जाती है, अनडेविएटेड जाती है। देयर इज नो रिफ्रैक्शन, देयर इज नो रिफ्रैक्शन व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 व्हेन लाइट फॉल्स परपेंडिकुलर, ठीक है। क्या ये बात मेरी क्लियर हो रही है आपसे? और एक और प्रिंसिपल होता है, कि सर लाइट अगर ऐसे आ रही है, ठीक है, लाइट अगर ऐसे आ रही है और ऐसे रिफ्रैक्ट कर गई और मैंने यहीं पर एक मिरर लगा दिया, उसी परपेंडिकुलर, एकदम परपेंडिकुलर मैंने मिरर लगा दिया, ठीक है, मैंने मिरर लगा दिया, तो 90 डिग्री पे गिरना चाहिए। ये बात फिक्स है कि यहाँ ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट है ये 90 डिग्री पे गिरना चाहिए। तो लाइट इसी पे पड़ के फिर वापस जाएगी और इसी एंगल पड़ के फिर वापस जाएगी, और इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। ये भी चीज़ मैं समझा दी, ये भी आपको समझा दी। इस पे भी सवाल आया, इस पे भी सवाल आया। अब इस पे आते हैं कि सर मैंने लाइट को इधर से मारा, यहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर क्या होगा। ढंग से समझना, लाइट सीधे अनडेविएटेड आएगी, यहाँ पे गिरा। अब यहाँ पर समझते हैं, क्रिटिकल एंगल ध्यान में रखना है कि सर क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री है, यानी अगर 42 डिग्री होगा तो कन्वर्ज कर जाएगा इंसिडेंट, और 42 से ज़्यादा होगा तो TIR होगा, और 42 नहीं होगा तो निकल जाएगी लाइट। सिंपल सी बात। आप समझो यहाँ पर थोड़ा सा मैथ्स काम आता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस एक मैथ काम आता है आपका कि सर ट्रायंगल के सारे एंगल 180 डिग्री होते हैं। तो सर अगर ये 90 डिग्री है तो क्या ये भी 90 डिग्री है? मैंने बोला हाँ जी सर। मैंने बोला ऑब्वियसली सर, ठीक है। ढंग से समझना बस। सर ये 90 डिग्री है तो ये कितना एंगल होगा? भाई ये तो 90 डिग्री है, ये फिक्स है। भाई ये भी तो 90 डिग्री है, बोलो हाँ या ना। मैंने बोला ऑब्वियसली। तो 90 60 150, तो 150 तो ये कितना होगा? 30 डिग्री, ताकि 180 हो जाए। भाई 30 डिग्री तो ऑब्वियसली बात है, ये भी 90 है तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। मैंने बोला हाँ जी सर। 60 डिग्री है तो क्या क्रिटिकल एंगल मेरा 42 डिग्री है? और अगर क्रिटिकल एंगल मेरा 42 डिग्री है तो 60 डिग्री यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तो लाइट फिर से बाहर नहीं जाएगी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जितने एंगल पे आई उसी एंगल पे यहाँ पे जाएगी, यानी ये भी 60 डिग्री। दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री। मैंने बोला ऑब्वियसली सर। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 60 30 90। अब ये 30 है और ये 60 है तो ये क्या होगा सर? ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 60 30 90 तो 90 90 180, और अगर 90 पे आई तो सीधा चली गई। क्या ये बात क्लियर है सर? सिंपल हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसको अब बड़ा बड़ा दिखाना। दूसरे केस में आते हैं। दूसरे केस में अगर हम आएंगे तो फिर से हमें पता है कि सर ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री है। और ये अगर 60 डिग्री और ये 90 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होना चाहिए, हाँ या ना? मैंने बोला ऑब्वियसली। फिर से यहाँ पर ये 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि थोड़ा सा ये भी 90 डिग्री है। फिर ये 60 डिग्री तो ये जिस एंगल पे है उसी एंगल पे जाएगा, तो ये भी 60 डिग्री, और ये 60 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, और ये 30 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री, और 60 30 90 तो ये भी 90 डिग्री। 90 डिग्री पे अगर आएगा तो अनडेविएटेड सीधा जाएगा। सिंपल सी बात है क्या सर? क्या ये बात सिंपल है सर? दोनों तरीके से आप दिखा दो, एग्जामिनर खुश होके आपके चरण ढूंढने आ जाएगा कि चरण दिखाओ अपने। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। अब हमारे पास कौन सा सवाल है? बढ़िया सवाल, ठीक है, लुल्लू पुल्लू सवाल नहीं कर देंगे।
ठीक है, वी विल डू सम नाइस क्वेश्चंस। ठीक है, ये देखो अच्छा सवाल है एक। ठीक है, एक और करा दो क्या उससे पहले भी? ठीक है, एक और करा देते, उसके बाद वो वाले पे आएंगे। ठीक है, ठीक है, 2010 का सवाल है। क्रिटिकल एंगल फिर से 42 डिग्री। आप याद रखना क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री होना हुआ है। आपको बस ये बोल दिया है कि लाइट ऐसे गिर रही है, लाइट ऐसे सीधे जाएगी और 42 डिग्री पे गिर रही है। ठीक है, मार्क द एंगल्स, 42 डिग्री पे गिर रही है। ठीक है, द क्रिटिकल एंगल इज 42 डिग्री, कंप्लीट द पाथ ऑफ लाइट टिल इज इमर्जेस फ्रॉम द ग्लास डोर स्लैब। ठीक है, अब द मोस्ट कॉमन मिस्टेक, अब देखो एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट क्या करता है कि सर 42 डिग्री पे गिरा, सर इतना आसान सवाल आप करा रहे हो, सर ठीक हो ना, सर ठीक हो ना, आप तो बोल रहे थे कि मैं टफ सवाल कराऊंगा ताकि आप सारे आसान कर लोगे, लेकिन सर आप तो एकदम ही पोपट निकले, ये तो आराम से मैंने कर लिया। लेकिन यही सबसे ज़्यादा जनरल गलती होती है लोगों से। भाई आप ध्यान से देखना, क्या यहाँ पर लाइट रेयरेस्ट टेंशन में आ रही है ना भाई? अभी तो रेयरेस्ट टेंशन में आ रही है, समझ रहे हो? तो एक आप ऐसे दिखा दो कि सर लाइट डेंसर से रेयर में जानी चाहिए, तो एक इधर निकल गई। लेकिन आपके सॉल्यूशन में कुछ और कह रहा है, आपके सॉल्यूशन में कह रहा है कि सर नहीं लाइट ऐसे जाएगी। क्यों सर? भाई ये क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस है तेरा? यार भाई ये क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस है भाई 42 डिग्री थोड़ी एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ये है ना यार, यही तो गलती है आपकी, छोटी चीजें, उसके लिए अच्छा सवाल है ये। अब ये तो भाई इतना मैच तो मेरा भी बढ़िया है कि मैं ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको बता दूं कि सर ये कितना होगा। ठीक है, कितना होगा यार? 52, 62, 72, 82। ठीक है, कितना हो गया भाई? 48 हो रहा है क्या? 48 हो रहा है क्या? ध्यान से देखना, तो 48 हो रहा है क्या भाई? मेरे मैथ्स इतनी खराब है भाई, बहुत सही बता रहा हूँ। तो 40, 40, 80, ठीक है 100, तो ये भी 48 होगा। सर ऐसा क्यों? 48 इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल दैट इज 42 डिग्री, तो 42 डिग्री तो TIR कर गया। अब ये 48 हुआ तो फिर से ये 42 हुआ, तो ये 42 हुआ तो ये 90 डिग्री हुआ, अब ये 90 डिग्री हुआ तो ये कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा ना। और ये 48 हो जाएगा तो ये 42 हो जाएगा, और ये 42 डिग्री हुआ तो क्रिटिकल एंगल, अब ये ग्रेजिंग इंसिडेंट चला जाएगा, ग्रेजिंग द सरफेस। दैट्स वाई दिस क्वेश्चन इज ब्यूटिफुल। ठीक है, दैट्स वाई दिस क्वेश्चन इज ब्यूटिफुल। आगे बढ़ते, दूसरा सवाल। अब कौन सा सवाल कर रहा हूँ आपको? बढ़िया वाला एक कर लो आप। ठीक है, एक सवाल कर लो, 2017 का सवाल है। ये सवाल कह रहा है कि सर रे ऑफ लाइट PQ इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द हाइपोटेनस। ये कुछ ऐसा सवाल है। ठीक है, ऑल राइट, ABC, बहुत बढ़िया। कह रहा है कि कॉपी द डायग्राम, कंप्लीट द पाथ। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन भी बताना, वेयर द, अच्छा ठीक है, अब ढंग से समझना। सर यहाँ पर आया तो इतनी बात समझ में आ रही है कि सर यहाँ पे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जाएगा क्योंकि सर 90 डिग्री अनडेविएटेड क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम मान के चलेंगे कि सर 42 डिग्री ही इसका एंगल ऑफ वो है, क्रिटिकल एंगल है। अब ये एंगल आपको बताना है, जल्दी से बताओ। ये 90 डिग्री है और ये क्या होना चाहिए? 45 डिग्री। लिखा नहीं हुआ था क्योंकि ये 90 है तो 45 ही होना चाहिए। अब ये 45 और ये 90 तो ये भी 45 होना चाहिए, और ये 45 तो ये भी 45 होना चाहिए, और ये 45 तो ये भी 45 होना चाहिए। ढंग से समझना, ये 45 तो ये भी 45 होना चाहिए, और ये 45 तो ये भी 45 होना चाहिए, ये 45 तो ये भी 45 होना चाहिए, तो ये 45 तो ये भी 45 होना चाहिए, ये 45 तो ये भी 45 होना चाहिए, ये 45 तो ये 90 होना चाहिए, और ये 90 होना चाहिए, तो सीधे निकल जाएगा। ऐसे आया, ऐसे सीधे निकला। अच्छा सवाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर बोला कि कितना एंगल ऑफ डेविएशन होगा, तो आप समझो लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन लाइट उल्टा ही जा रहा है, तो एंगल ऑफ डेविएशन विल बी 90 + 90, या फिर सिंपली 180 डिग्री लिख लो। ठीक है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, 180 डिग्री इज द एंगल ऑफ डेविएशन। ऑलराइट, ठीक है, लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। ये सवाल अच्छा लगेगा आपको। ये देखो, पुराना सवाल है लेकिन सिखा के जाएगा।
ये है हमारे पास, और लाइट को हमने ऐसे मार दिया, लाइट को हमने ऐसे मार दिया ए बी, ठीक है। फिर बोल रहा है कि कॉपी द डायग्राम फास्ट, चलो ये करो। इसमें क्या करो, प्रीवियस ईयर, ये भाई हल्के मत लो, आसान है, कुछ नहीं है इसमें। मैंने क्या बोला सर, ये 90 डिग्री है तो ये 45, ये 45 है तो ये 45, ठीक है सर। यानी लाइट ऐसे सीधे जाएगी, 90 डिग्री पे गिर रही है तो सीधे चली गई, ठीक है सर, ठीक है सर। तो ये भी 90 होगा तो ये भी 45 होगा, ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा, और ये अगर 45 होगा, समझ रहे हो ना, ये अगर 45 होगा तो यहाँ से भी 45 में मुड़ के आएगा, ये भी 45 होगा। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पर होगा TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्यों सर, कि 42 डिग्री मैंने बोला था, आपको रट लेना है कि सर प्रिज्म या फिर किसी भी ग्लास का क्रिटिकल एंगल होता है। ये 90 से निकला तो ये सीधे 90 से जाएगा 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 और यहाँ पड़केगा, यहाँ पड़केगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर होगा कि सर ये कितना एंगल होना चाहिए, तो सर ये 90 डिग्री है तो ये 45, ये 45 तो ये 45, ये 45 तो ये भी 45 डिग्री, और ये 45 डिग्री तो सीधे ऐसे नीचे आएगा, और ये 45 डिग्री। अब ये 45 तो ये भी 45, क्योंकि ये 90 डिग्री होना चाहिए, ये 45 तो ये भी 45, ये 45 तो ये 90, खटाक सीधे निकला, ऐसे गया ऐसे निकला। सेम इसी प्रकार का सवाल, लेकिन यहाँ पे 2 प्रिज्म रख लिए। क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक है। अब एक और चीज़ देख लेते हैं कि सर एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस में रिलेशन आपको बताना है ग्राफ की मदद से। मेरा वीडियो चल रहा है ना, कितने देर हो गए यार, 1 घंटे 6 मिनट, ठीक है यार, इतना तो आप वीडियो देख ही सकते हो ना, ठीक है। लेक्चर लंबा हुआ है, ठीक है, मैं थोड़ा सा कम में निपटाना चाहता था, बट स्टिल भाई मैं जब भी पढ़ाने बैठ जाता हूँ फिर मुझे लगता है कि यार वहाँ पे मैं ही बैठ के पढ़ रहा हूँगा, फिर मुझे यहाँ पर दिक्कत आ रही होगी तो कौन समझाएगा भाई, ठीक है। चलो, हाँ, एक ग्राफ होता है जो कि ग्राफ ऑफ 12th में, इसको 12th में भी पढ़ते हो, और ये आपको 2002 में पूछा था, पता नहीं उसके बाद आया कि नहीं। आपको एंगल ऑफ डेविएशन में और आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस में रिलेशन पूछा था, एंड दिस इज समथिंग जो कि 2-3 बार सवाल आया है। ये ग्राफ याद हो जाएगा तो उसके बाद कैसे भी सवाल आए बना दोगे, और कैसा भी सवाल आए आप ग्राफ बना दोगे ना भाई, मास्टर आपके चरण ढूंढने लगेगा, कहाँ है लड़का। एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस किसकी मैं बात कर रहा हूं, मैं प्रिज्म की बात कर रहा हूं, मैं सर प्रिज्म की बात कर रहा हूं कि सर प्रिज्म में आप जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हो तैसे तैसे एंगल ऑफ डेविएशन घटता है घटता है घटता है, एक पॉइंट पे रुकता है और उसके बाद बढ़ने लगता है। क्या ये बात क्लियर हो रही है मुझे? क्या ये बात मुझे क्लियर हो रही है? ये एक पॉइंट है जहां पर एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस रुका थोड़ी देर के लिए। आप जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे तैसे तैसे एंगल ऑफ डेविएशन घटेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने, जैसे ये प्रिज्म है हमारा, ठीक है, एंड दिस इज 90 डिग्री नॉर्मल। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे बढ़ेगा आप खुद बताओ। अगर मैंने ये मारा एंगल, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाऊंगा मेरा एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाऊंगा मेरा एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ेगा, घटेगा, सॉरी, एंगल ऑफ डेविएशन घटेगा, ठीक है। जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाऊंगा मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस डेविएशन घटेगा। आप ढंग से समझो कि मान लेते हैं कि ये मिनिमम डेविएशन वाला केस था, कुछ ऐसा था ना, ऐसे समझो, ठीक है, कुछ ऐसा था। अब मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, मेरा एंगल ऑफ डेविएशन घटने लगा, मेरा एंगल ऑफ डेविएशन घटने लगा, क्योंकि मैंने बताया था ना लाइट को सीधे जाना चाहिए था, और लाइट जितना ये बेंड हुआ, जितना डेविएट हुआ, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन। बहुत ढंग से समझना, ठीक है, ये कोई नहीं समझाता, प्लीज ढंग से समझो कि ये मैंने मान लिया कि सर ये मेरा रिफ्रैक्टेड रे है और ये मेरा, ये आपको दिख रहा है ना, ये मेरा इंसिडेंट रे है, लाइट को सीधा जाना चाहिए था। अब ये जो एंगल है दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन। अब मैं इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहा हूं। आप समझो, इस एंगल को बढ़ाने के लिए मुझे लाइट को नीचे से मारना होगा ना, ऊपर से तो नहीं मारूंगा, बिकॉज दिस इज द 90 डिग्री, दिस इज द 90 डिग्री, दिस इज द 90 डिग्री। अब लाइट को अगर मैं इधर से मारूंगा तो मेरा एंगल तो कम ही होगा ना, बढ़ाने के लिए तो लाइट को नीचे से मारना होगा। तो लाइट को मैंने कुछ ऐसे मारा था, अब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहा हूं, तो ये जो एंगल है मेरा एंगल ऑफ डेविएशन वो देखो घट रहा है, लाइट को सीधे जाने चाहिए तो ये डेविएशन घट रहा है। लेकिन एक पॉइंट के बाद अब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाऊंगा तो मेरा एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ जाता है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद आप समझो
ये 12th वाली चीज़ है, मुझे नहीं बताना चाहिए आपको। मैं ग्रेजिंग द इंसिडेंट्स, मैं जो ग्रेजिंग द इंसिडेंट्स मेरी लाइट आ रही है, मेरी ग्रेजिंग द इंसिडेंट लाइट आ रही है, समझ रहे हो, एक पॉइंट पे। तो ग्रेजिंग द इंसिडेंट कब आती है? जब यहां पर क्रिटिकल एंगल बन जाता है 42 डिग्री। अब इससे ज़्यादा अगर ले जाओगे तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने वाला है, ठीक है। अब मैं इसमें नहीं आऊँगा, ठीक है। मैं भूल जाता हूँ कई बार कि मैं क्लास 10th को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। वरना अभी भाई देखो, मैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जो लाइट हमारी, सॉरी, जो क्रिटिकल एंगल पे जो हमारी लाइट हमारी रिफ्रैक्ट होती है, मैं आपको उस कॉन्सेप्ट में ले गया कि जो लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है, अगर उसी एंगल से मैं अगर लाइट आपको इंसिडेंट कर दूं तो नीचे में क्या हो रहा है। मैं भूल गया 2 मिनट के लिए कि आप 12th में नहीं हो, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। बस इतना समझ में आए, घटता है एक पॉइंट के बाद बढ़ने लगता है, और ये दोनों बराबर नहीं होते, याद रखना। ये ऊपर रहता है, ये नीचे रहता है। एक चीज़, मैंने कुछ ज़्यादा चीज़ें आपको याद नहीं करवाई हैं, लेकिन ये चीज़ है आपको याद रखना हो, ठीक है। अब और कोई ऐसा चीज़ जो कि मुझे बताना चाहिए? सर इसके बाद मेरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर आता है लेंस। चाहूँ तो मैं इसी में पढ़ा दूँ, लेकिन बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और बाहर से आप देखोगे कि सर ये तो होना नहीं चाहिए। तो इसीलिए जो लेंस है और जो स्पेक्ट्रम है वो दोनों में एक ही में पढ़ाने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। ये लेक्चर को अभी अपलोड कर देते हैं, ठीक है। हैव अ गुड डे, बाय बाय, होप सो ये आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। जस्ट डू वन थिंग, लेक्चर देखने के बाद आप प्रीवियस ईयर करने जाओ, और उसके बाद आपको इम्पैक्ट आपको पता चलेगा कि सर इस लेक्चर का कितना था, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय। याद रखना भाई, इससे ज़्यादा अब है नहीं इस चैप्टर में कुछ, ठीक है, खत्म हो गया, भरोसा रखो। आप प्रीवियस ईयर करने जाओ, आपको दिख जाएगी चीज़ें वहाँ पे।